दिन काला दिन President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1975 में लगी इमरजेंसी पर, जिसमें जनता के सारे अधिकारों को छीन लिया गया और प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, इसकी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगानी पड़ी? ये वही इमरजेंसी है जिसे भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा माना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 1975 में इमरजेंसी लगाने के क्या कारण थे और उस वक्त देश का माहौल क्या था। 25 जून को वेस्ट बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे ने देश में आंतरिक आपातकाल लगाने के लिए अध्यादेश का एक मसौदा तैयार किया। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया और आनन फानन में उनसे हस्ताक्षर करवा लिए गए। उसी रात दिल्ली में सारे अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन 26 तारीख को कोई भी न्यूज़पेपर न छप सके। पुलिस ने जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस वक्त जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहा था, पुलिस ने सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया। और अगले दिन 26 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को ये बता दिया कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। दोस्तों, आखिर इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या कारण रहता है, आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत गांधी जी के जन्मस्थली गुजरात से होती है, जहां कांग्रेस का शासन रहता है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ रहता है। यहाँ के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को लोग चिमन चोर के नाम से मशहूर कर देते हैं। जनवरी 1974 में राज्य सरकार की बर्खास्तगी को लेकर एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होता है, जिसे नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बहुत ही हिंसक हो जाता है, जिसमें सरकारी कार्यालयों और बसों में आग लगाई जाने लगती है, जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री को चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसके बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। गुजरात की घटना से बिहार के छात्रों को अपने राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिलती है। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरा असंतोष था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में महंगाई और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा बनाया गया। 1973 में मोर्चा ने कई जन प्रदर्शन किए। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध प्रदर्शन से दूसरे दलों में भी विरोध करने की होड़ मच गई। जनसंघ का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसमें कूद पड़ा। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर छात्रों ने बिहार विधानसभा की तरफ अभियान शुरू किया। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश की। छात्रों ने बसों, सरकारी कार्यालयों और अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुई, जिसमें बहुत सारे छात्र घायल हुए और 3 छात्रों की जान चली गई। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, राज्य के पूरे छात्र सड़कों पर उतर आए। 18 मार्च की इस घटना के बाद छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से इस आंदोलन की अगुवाई करने की अपील की। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और अगले दिन 19 मार्च को उन्होंने एक बयान दिया कि वो भ्रष्टाचार, कुशासन, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब इस आंदोलन का नेतृत्व जेपी के हाथों में आ जाने से इस आंदोलन में पहले से और भी ज़्यादा उफान आ जाता है और इस आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से बुलाया जाने लगा। 1 जनवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच नई दिल्ली में एक बैठक होती है। इस बैठक पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिहार विधानसभा को भंग करने पर सहमत हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने जेपी के सामने एक शर्त रखी कि वो अन्य राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने की मांग छोड़ दें, लेकिन जेपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ये वार्ता असफल हो गई। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को नौसिखिया से ज़्यादा कुछ नहीं मानते थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी भी 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने पर और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद वो जेपी को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी। जयप्रकाश नारायण ने जनवरी और फरवरी महीने में संसद घेराव अभियान शुरू करने के लिए देश भर का दौरा कर समर्थन जुटाने में लग गए। अपने भाषणों में उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने को कहा, क्योंकि
कोई भी अप्रिय घटना प्रधानमंत्री को तानाशाही भरा रवैया अपनाने का मौका दे देती और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मौका ढूंढ रही हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। 6 मार्च को संसद घेराव आंदोलन होना था। 3 मार्च को आंदोलनकारियों को शहर में आने से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से ट्रकों और बसों को दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दी गई। इतनी पाबंदी के बावजूद भी दिल्ली में भारी मात्रा में लोग जमा होने लगे। अब 6 मार्च को लोग संसद भवन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इतनी भीड़ देख जेपी खुश थे और लोग जेपी पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसमें से कुछ नारे थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता का दिल बोल रहा, इंदिरा शासन डोल रहा। इससे पहले इतना बड़ा जुलूस दिल्ली में कभी नहीं देखा गया और इंदिरा गांधी को लग रहा था कि इस आंदोलन को विदेशी ताकतों से समर्थन मिल रहा है। इधर जेपी आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था कि उधर इंदिरा गांधी के सामने दूसरी तरह की चुनौती आ खड़ी हुई। ये चुनौती कानूनी चुनौती थी। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से था, जो समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दाखिल किया गया था। राजनारायण रायबरेली का चुनाव इंदिरा गांधी से हार जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट साधनों का सहारा लिया है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना था। न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर लगाए गए 14 आरोपों में से 12 आरोपों में उन्हें बरी कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने जिन 2 मामलों में श्रीमती गांधी को दोषी पाया वो था कि यूपी सरकार ने श्रीमती गांधी के भाषण के लिए एक ऊंचा मंच बनवाया था ताकि वो जनता को प्रभावित कर सके, और दूसरा यह था कि उनके प्रभारी यशपाल कपूर चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के वक्त भी सरकारी सेवा में नियुक्त थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि श्रीमती गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया भी। श्रीमती गांधी का चुनाव बहुत ही हल्के आरोपों के आधार पर रद्द किया गया था। इधर विपक्षी दल के नेताओं ने राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे थे कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया जाए। 20 जून को श्रीमती गांधी ने वोट क्लब के मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। ऐसा कहा जाता है कि उस सभा में 10 लाख लोगों ने शिरकत की। यह संख्या 3 महीने पहले जेपी द्वारा आयोजित जनसभा में जुटी भीड़ से भी ज़्यादा थी। उस सभा में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष उनके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि जब तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक श्रीमती गांधी संसद में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन वो संसद में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं ले सकती। अब तक कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी यही सोचने लगे थे कि श्रीमती गांधी को पार्टी के हित में ज़रूर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्हें सलाह दी गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें आरोप मुक्त नहीं कर देता तब तक वे तात्कालिक तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा न देने की सलाह दे रहे थे। उनमें से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे का नाम प्रमुख था। प्रधानमंत्री ने इनकी सलाह मान ली और इस्तीफ़ा नहीं दिया। 25 जून को आनन फानन में आपातकाल के मसौदे पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ले लिया गया। जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए ऐसा किया कि सुप्रीम कोर्ट भी श्रीमती गांधी के 1971 के चुनाव को रद्द न कर दे, जिससे उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन जाती। अगले दिन 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, जिसमें मंत्रियों को बता दिया गया कि मध्य रात्रि से देश में आपातकाल लगा दिया गया है। इसके बाद जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहा था, सारे विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और हजारों लोगों को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया गया। इसके तहत लगभग बिना सुनवाई के करीब 36,000 लोगों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। इस कानून को लोगों ने इंदिरा संजय कानून कहना शुरू कर दिया।
22 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसके 2 हफ्ते बाद 39वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा ठीक उसी वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव संबंधित मामले का फैसला आने वाला था। अब प्रधानमंत्री के हाथों में असीमित शक्ति आ जाती है। उन्हें रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट को भी प्रधानमंत्री ने संशोधन कर दरकिनार कर दिया। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए संजय गांधी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम पहले लागू किया। इन कार्यक्रमों में परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा उन्मूलन, झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान प्रमुख थे। इन सब में सबसे ज़्यादा जोर परिवार नियोजन और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान पर था। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पर संजय गांधी ने बुलडोजर चलवा दिया। इससे भी ज़्यादा परेशान लोग संजय गांधी के परिवार नियोजन कार्यक्रम से थे, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाकर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 साल में करीब 60 लाख लोगों की ज़बरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दी गई, जिसमें 16 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटाने का ऐलान कर दिया। ऐसा उन्हें सलाह दी गई थी कि इस समय अगर वो इमरजेंसी को हटाकर चुनाव करवाती हैं तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार और कांग्रेस को भारी पड़ा। इसके बाद हुए इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनती है।